Hello guys, myself Aparna Maheshwari. I have done CS LLB MCom. Today I am going to teach you business studies for class 11th from NCERT and make some notes for you. Hope this will be helpful and you may take reference from these notes. So let's begin. First we will understand the term business. What is business? आप ये बताइए कि बिज़नेस होता क्या है। जैसे कि हमने आजकल के हम पहले से सुनते आए हैं कि ये बिज़नेस कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है। मतलब इन रियल टर्म्स बिज़नेस होता क्या है? बिज़नेस मतलब होता है कि किसी चीज़ में अपने आप को एंगेज रखना, बिज़ी रखना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना, परचेज़ की, सेल्स, कोई गुड्स बेचना, ख़रीदना, या सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर किसी से सर्विस लेना। वो सब चीज़ें एक बिज़नेस होती हैं और वो सब हम क्यों करते हैं? एक प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। तो हम नोट से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस कहाँ से आया है? बिजी वर्ड से बना है बिजनेस। और बिजनेस स्टडीज़ क्या होता है? बिजनेस के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना बिजनेस स्टडीज़ कहलाता है। इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profits। मतलब बिजनेस क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन होता है, एक पेशा होता है जिसमें जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं जैसे कि कुछ चीज़ खरीदना, प्रोडक्शन करना, कुछ चीज़ें बनाना, या फिर सामान को बेचना, या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। क्यों करवाना? एक प्रॉफिट अर्निंग एम से। एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी में ये चीज़ आ सकती है आपकी, जैसे एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। एक्टिविटी में क्या चीज़ आती है? जैसे कि कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको हम कोई भी कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोड्यूस करती है उसको, या फिर गुड्स को परचेज़ करती है। किस लिए? जैसे कि मैं कोई होलसेलर हूँ तो मैं क्या करूँगी? किसी से गुड परचेज़ करूँगी, किसी फैक्ट्री से गुड परचेज़ करूँगी, या तो एजेंट के थ्रू या फिर खुद से ही गुड्स परचेज़ करके आगे रिटेलर को सेल करूँगी, रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा। तो यही चलता रहता है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को बदलना, एक्सचेंज करना, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। क्यों? जिससे कि जो लोगों की आवश्यकता है, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके, जो उनको चाहिए वो चीज़ें उनको मिल सके। अब एक्टिविटीज़ को भी क्लासिफाइड कर दिया है दो ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड ग्रुप है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है उसका मेन एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना और अपनी लाइवलीहुड को चलाना। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी उनका काम है तो वो किस लिए कर रहे हैं? अपनी जीविका चलाने के लिए, जिससे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके, भरण पोषण कर सकें। वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें किसी भी पर्सन का कोई भी प्रॉफिट अर्निंग एम नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी इच्छा से करता है क्योंकि उसको किसी से लव होता है, या फिर सिंपैथी होती है, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब इसका प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हो गया कोई भी वर्कर फैक्ट्री में काम करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है वर्कर को। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक। डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है अपना। क्यों चला रहा है? ऐसी फ्री में तो नहीं चला रहे हैं ना, इसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं। पेशेंट्स का इलाज करने के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। ए मैनेजर वर्किंग इन द ऑफिस। मैनेजर ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसके बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं कि वो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। ए टीचर टीचिंग इन द स्कूल। कोई भी टीचर है वो स्कूल में पढ़ाता है तो इसके बदले में भी उनको पैसा मिल रहा है। ये सब इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ हो गई जिसमें कि वो कहीं ना कहीं से कुछ अर्निंग कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जांपल हो गया जैसे कि आप लोगों की मम्मी आप लोगों के लिए खाना बनाती है, फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, तो ये सब
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, इसके बदले में उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये उनकी खुशी होती है कि वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया ए बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। एक कोई आदमी है, कोई कोई बूढ़े अंकल हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी कोई भी बच्चा हेल्प कर देता है। इसके बदले में वो उनको ये नहीं बोलेगा कि अंकल आप मुझे पैसे दीजिए, मैंने आपको रोड क्रॉस कराई है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। जैसे एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट होता है बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मैं आपको बता चुकी हूँ, बिजनेस क्या होता है। कोई भी काम करना, परचेज करना, सेल करना, प्रोडक्शन करना या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करना। क्यों करना? उसका एक मोटिव है प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना, और उससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मतलब सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं लोगों की, और आपको प्रॉफिट मिल रहा है उससे। सेकंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या हो गया कि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई एडवोकेट है, हर कोई एडवोकेट तो नहीं बन जाता ना बिना LLB की डिग्री के। पहले उसको लोग करना पड़ता है, फिर अपने आप को एनरोल करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं। It includes those activities which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation। मतलब जो वो अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल हैं वो अप्लाई करते हैं अपने ऑक्यूपेशन में। जैसे एडवोकेट्स करते हैं, CS करते हैं, और भी कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो पहले एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से वो स्पेशल नॉलेज गेन करते हैं। उसके बाद उनको जब वो डिग्री मिलती है तो वो वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, वो काम तभी कर सकते हैं। थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से आप सिंपल टर्म्स में जॉब समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। इसके बदले में जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, इसके बदले में उनको क्या मिल रही है, एक रेम्यूनरेशन मिल रही है, वेजेस मिल रही हैं वर्कर को, या फिर एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन मिलती है, वर्कर को वेजेस मिलती हैं। दोज हु एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज़। जैसे कि किसी भी कंपनी में किसी की हायरिंग हुई, अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ तो मैं तो एम्प्लॉयर हुई, क्योंकि मैं उसको हायर कर रही हूँ, और जिसको मैंने हायर किया वो एम्प्लॉय होता है। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मैंने बताया था कि बिजनेस में क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होना ज़रूरी होता है। प्रॉफिट अर्निंग एक एम होता है, और आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं या फिर सेल करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को अपनी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। क्यों माना गया है इसका? क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है मनी को अर्न करना और अपनी जीविका को चलाना। सेकेंड पॉइंट है इसमें, दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन ईदर एट स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल। मतलब इसमें इतने सारे लोगों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, आप अपना खुद का कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। OPC खोल सकते हो, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें कि आप खुद ही मालिक हो गए, आपको किसी और की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल लीजिए आप, परचेज एंड सेल बाय ए शॉपकीपर। शॉपकीपर कुछ भी अपना सामान बेचता है, रिटेलर होते हैं, ठीक है, उनका कोई पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ अपनी दुकान के खुद मालिक हैं। अपनी वर्कर्स वगैरह वो हेल्पर रख लेते हैं, बट उनका कोई शेयर नहीं होता, उनको वो सिर्फ एक वेजेस देते हैं। और ऑन लार्ज स्केल इन ए मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज लेवल, जैसे कि आपकी रिलायंस कंपनी हो गई, वो लार्ज स्केल पे अपना काम करते हैं, उसमें
बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट होता है, बहुत सारे लोगों को रखा जाता है। परचेज एंड सेल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी में जो हायरिंग होती है वो बड़े लेवल पे होती है, और जो रिटेलर होते हैं होलसेलर होते हैं, तो उनको इतनी बड़ी कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना छोटे लेवल पे वर्क कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम कोई एक्वायर कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को किसी थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल सोर्सेज से। मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैन्युफैक्चर कब करूँगी कोई भी प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट तब मैन्युफैक्चर करूँगी या तो मेरे पास कोई ऑर्डर आता है, या फिर मुझे पता है कि इतना माल मेरा मंथली सेल होता ही होता है, जैसे कि 80,000 यूनिट टू 1 लाख यूनिट इतनी सेल होनी ही होनी है, तब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी अपना। बट अगर मेरे को पता है कि मैं ऑर्डर बेसिस पे काम करती हूँ, कि अगर कोई मेरे को ऑर्डर देगा मैं तभी वो काम करूँगी, तो उस केसेस में क्या होगा, तो पहले मैं ऑर्डर का वेट करूँगी, उसके बाद ही मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी। तो इसमें क्या होता है, द गुड्स मस्ट बी इधर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन। इसमें या तो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोक्योर्ड मैंने जैसे आपको बताया कि किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से या फिर थर्ड पार्टी से हमने कोई कॉन्टैक्ट ले लिया, उसके बेसिस पे हम कोई काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम कस्टमर को बेचते हैं वो चीज़ें, जिससे कि वो कंज्यूम कर सकें। सेकेंड पॉइंट, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इधर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स इट डील्स इन और इट एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूज़र्स। हर एक जो एंटरप्राइज होता है, बिजनेस एंटरप्राइज होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को या फिर वो प्रोड्यूसर से खरीद रहा है। एक्वायर मतलब खरीद रहा है, टू बी फर्दर सोल्ड की मतलब मैंने खरीदा, मैं एक एक्वायरर हूँ, मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और मैं उसको आगे बेच रही हूँ। समझ लीजिए आप, मैंने 80 रुपीज़ का कोई सामान खरीदा है और मैं आगे उसको 100 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ, तो 20 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने ख़रीदा क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मैं आगे उसको 20 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रही हूँ। गुड्स आपके क्या हो जाते हैं, गुड्स आपके 2 टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे कंज्यूमेबल आइटम हो गए और आपके कैपिटल गुड्स हो गए। कंज्यूमेबल में आपकी क्या आ जाती है, जैसे स्टेशनरी हो गई, ग्रोसरी हो गई, डेली नीड्स सामान आ जाते हैं, इसमें पेन, पेंसिल, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें जो आप डेली आपको ज़रूरत पड़ती है और आप इसको यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स में वो गए जो एक तरह से मशीनरी हो गई, कंपनी में कंपनीज़ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, इसमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टॉल करते हैं। पार्ले जी की फैक्ट्री है, ठीक है, तो इसमें बिस्किट कोई अपने हाथ से तो बनाता नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद उसका एक प्रोसीजर होता है, उसमें गेहूँ डाला जाता है, गेहूँ है और रिफाइंड्स है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स हो रही हैं, तो इनके भी एक बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, उसके प्रोसेस से सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपकी सर्विसेज हो गई, सर्विसेज में क्या हो गया, सर्विसेज कोई भी सर्विसेज इंटेंजिबल होती है जो हमें नहीं दिखती, बट वो प्रोवाइड की जाती हैं हमें प्रोवाइड कैसे करी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कैसे हो गई कि हमें कोई भी अपना गुड्स अगर हमें सूरत से कोटा भेजना है या फिर हमें यूपी से राजस्थान भेजना है, कोई भी गुड्स है, ठीक है, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर हम जहाँ पे रहते हैं और जहाँ से हमने गुड्स परचेज़ किया है वो दोनों काफ़ी दूर दूर हैं, तो उस जगह उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज़ करेंगे जहाँ से हम गुड्स भेज सकते हैं। तो वो भी एक सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान हमारा ही होता है पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, ट्रेन के थ्रू कर सकते हैं वो, या फिर ट्रक के थ्रू, जैसे भी वो अपनी जैसे भी उनको कंफर्टेबल होता है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कैसे होता है,
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। बिजनेस में जैसे कि बताया था आपको, बिजनेस में एक प्रॉफिट एम तो होता ही होता है, तो इसमें भी एक वैल्यू होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब भी कोई बिजनेस इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफ़र करता है, कुछ भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, किसी को दी जा रही है, या फिर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, हम किसी बदले में दे रहे हैं कि तू मेरे को ये सामान दे दे, मैं तेरे को उसके बदले में ये सामान, मतलब उस गुड की भी वैल्यू है और जिसके बदले में हम वो सामान ले रहे हैं उसकी भी कोई वैल्यू है, मतलब कुछ तो वैल्यू है ना, फ्री में तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो जो वैल्यू है वही कंसिड्रेशन है, वही हम एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कुकिंग फूड फॉर फैमिली इज़ नॉट बिजनेस। जैसे कि अगर हम खाना बनाते हैं फैमिली के लिए तो वो एक बिज़नेस नहीं है, हम उनको पैसों में खाना नहीं देते। पर यही खाना अगर हम रेस्टोरेंट्स में बेचते हैं या फिर अपने टिफ़िन सर्विस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बिज़नेस बन जाता है। वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज डेट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन द सेलर एंड द बायर। जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है या एक आप उसका फीचर समझ सकते हैं बिजनेस का, उसमें सेल होना चाहिए, या तो कुछ चीज़ बेची जानी चाहिए या फिर एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे कि बताया ना कि वैल्यू, दो सामान एक्सचेंज हो रहे हैं तो उन दोनों सामान की कोई वैल्यू, जैसे गेहूँ के बदले चावल, पहले जैसे बार्टर सिस्टम होता था तो उनकी कुछ वैल्यू है और उसमें सेलर और बायर होने चाहिए, एक खरीदने वाला एक बेचने वाला। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। आप एग्जांपल लीजिए कि मेरे को एक बुक अपनी सेल करनी है, मैं ऐसे कोई बिज़नेस नहीं करती, पर मेरे को एक बुक अपनी सेल करनी है, बिज़नेस स्टडीज़ की ही बुक सेल करनी है। तो वो मैंने किसी को बेच दी, मैंने ख़रीदी थी उसको 35 रुपीज़ में, और मैंने उसको सेल कर दिया 50 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट ये मैंने टेम्प्ररी कर दिया, ऐसे मेरा कुछ मोटिव नहीं था कि मैं इसका बिज़नेस करूँगी, बस मैंने ऐसे ही सेल कर दिया। तो मैं डेली बेसिस पे ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ, बस मैंने एक बार ही किया, तो वो बिज़नेस नहीं होता है। बिज़नेस में क्या कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है कि आप उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, आपका वो काम ही है बिज़नेस करना, आप उस चीज़ में एंगेज्ड हैं। तो पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग्स इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में क्या होता है कि हम गुड्स और सर्विसेज में एंगेज रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, ये नहीं कि कभी कभार कर रहे हैं हम कोई बिज़नेस या फिर साल में कर लिया, महीनों में कर लिया, वो बिज़नेस नहीं होता है, उसमें कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अगर हमने एक, जैसे मैंने बुक वाला आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैंने कोई बुक सोल्ड करी है, वैसे मेरा कोई काम नहीं है बुक सोल्ड करने का, बट मैंने अगर कोई बुक सोल्ड करी है तो वो कोई बिज़नेस नहीं है अगर मैं एक बार करती हूँ, बट मैं रेगुलर बेसिस पे अगर उसको करती हूँ तो वो मेरा बिज़नेस है। तो ऐसी मल्टीपल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तभी वो बिज़नेस कहलाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब कुछ भी हम बिज़नेस कर रहे हैं या फिर हमने कोई भी काम सोचा, हमने सोचा कि हम परचून का काम करते हैं, तो कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टेशनरी का या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर का, तो उसमें हमने बिज़नेस करने का सोच तो लिया, आइडिया भी लगा लिया, फंड भी इकट्ठा कर लिया, सब कुछ हमारा अरेंज हो गया, बट अभी हमें ये चीज़ नहीं पता है कि उसमें कितनी अर्निंग होगी, क्या हमें रिटर्न मिलेगा। तो अनसर्टेनिटी तो है ना, कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं है कितना आएगा, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट हो, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं हमको। तो चलिए पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी डेट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन ए गिवन पीरियड। मतलब हमें नहीं पता कि हम कितना कमा सकते हैं, आने वाले पीरियड में हम कितना कमा सकते हैं, तो एक तरह से अनसर्टेनिटी हो गई जिसके बारे में हम पता ही नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट ए बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट ही होता है, बट वॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न इज़ अनसर्टेन। कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा वो हमें नहीं पता, और लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टार्ट किया, हमें कुछ पता ही नहीं है इतना, 35 रुपीज़ की कोई चीज़ है वो 40 में जाए, या फिर हो सकता है कि हमें वो काफ़ी टाइम तक सेल ही नहीं हो रही है, तो हमें ओन कॉस्ट भी बेचनी पड़ जाती है कभी कभी।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? इनकम कमाना, हमारी एक प्रॉफिट हो, इनकम हो। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेसमैन टू अर्न प्रॉफिट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द मार्केट। अगर आपने बिजनेस किया है तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा ना। अब ये तो नहीं है ना कि अगर आपको लॉसेज हो रहा है तो अभी आप कंटिन्यू कर ही रहे हो। एक टाइम पे आके आपको ये चीज़ लगेगी कि जो आपके घर में आपने अपनी सेविंग्स करी थी वो भी आपकी जा रही हैं, क्योंकि आपको आपकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है उन चीज़ों में। जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें आपकी कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर उस टाइम पे वो शट डाउन करना पड़ जाता है। तो आपको लॉन्ग टर्म अगर सर्वाइव करना है मार्केट में तो आपको प्रॉफिट कमाना ही कमाना पड़ेगा, अर्न करना ही पड़ेगा। A businessman puts some efforts such as increasing the volume of sales or reducing cost। एक बिजनेसमैन है वो एफर्ट्स डालता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, या तो वो सेल्स को बढ़ा देता है कि मतलब जैसे पहले 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी अब वो 1,20,000 करता है, या फिर उसकी कॉस्ट घटा देता है। मार्केट में अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 40 रुपीज़ है तो वो अपनी कॉस्ट 2 रुपीज़ कम कर देगा कि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हों उसकी साइड और उसके प्रोडक्ट को प्रीफर करें रेदर देन अदर्स, मतलब दूसरों के बजाय उसके ही प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों। इसका 7th है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। रिस्क तो रहता है। रिस्क इज़ द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस। अनसर्टेनिटी होती है कि मतलब लॉस भी हो सकता है, आपको इस चीज़ का रिस्क रहता ही है माइंड में। सेकेंड है इट इज़ कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट। कुछ अनफेवरेबल चीज़ें होती हैं जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं होती, हम उनको कैसे कंट्रोल करें हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब रिस्क फैक्टर रहता है, जैसे रिस्क फैक्टर कैसा रहता है कि कंज्यूमर के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, फैशन चेंज होते रहता है। जैसे कि आपने देखा है कि मार्केट में कुछ नई चीज़ें आ गई तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो स्टॉक में ही पड़ी रह गई, या फिर वो आगे सेल ही नहीं हुई, या फिर प्रोडक्शन का मेथड बदल गया, तो जो वो प्लांट हमने लगाया था अभी कुछ टाइम पहले तो वो बदलना पड़ जाता है। मतलब इतनी कॉस्ट उस पर लगी थी, अब नया प्लांट लगाएंगे तो फिर उसका फंड कहाँ से आएगा। तो एक तरह से ये एक रिस्क रहता है। स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, या फिर हमारी वेजेस इंक्रीज़ करो, और या फिर लॉकआउट हो जाते हैं, मतलब तालाबंदी हो जाती है, वहाँ पे लॉक लगा दिया जाता है। क्यों? या तो कंपनी को लॉस हो रहा होता है या फिर वहाँ पे वर्कर्स की वजह से लॉकआउट हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी खुद की भी कोई डिमांड्स होती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट्स। मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन जिस तरह से बहुत बढ़ रहा है कि हम कोई नई चीज़ सोच रहे होते हैं, उससे पहले वो चीज़ दूसरा उस चीज़ को कर देता है, या फिर जो हम चीज़ें सोचते हैं और करते हैं उससे 2 कदम आगे दूसरा बंदा वो चीज़ें कर रहा होता है, तो हम एक तरह से ना पीछे रह जाते हैं। और कुछ अनसर्टेनिटी ऐसी होती है कि जैसे कि फैक्ट्रीज़ में, वेयर हाउस में कहीं भी आग लग गई, या फिर सामान चोरी हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, या नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई। नेचुरल कैलेमिटीज़ अर्थक्वेक आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर कुछ भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई जो हम सोच भी नहीं सकते। शॉर्ट सर्किट हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं बिज़नेस में, जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो सकता है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें हमें एक बार कंसीडर करके चलनी चाहिए कि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, और उसका बैकअप क्या होगा कि हमारे पास इतना फंड है कि अगर हमें इतना लॉस हो तो हम उसको कवर कर पाएंगे और हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे बिज़नेस में। अब आता है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसको अब हम पढ़ेंगे। इसके मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहले हम देखते हैं बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, हम बिज़नेस को किस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं। बिज़नेस में एंटरप्रेन्योर का डिसीज़न, मतलब उनसे एक सलाह लेते हैं, या फिर अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं।
अगर कुछ भी ज़रूरी हुई तो अगर हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो हम किसी से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, स्टार्ट करने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, कोई फॉर्म फिल करना है तो वो सब हमें बताइए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी के, तो उसमें हमें क्या लिखना है, आर्टिकल्स में क्या लिखना है, या फिर प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें, तो हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। जो भी मतलब बिज़नेस करते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है किसी किसी को। और प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में बताया था स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, उनके पास एक स्किल है। जैसे एडवोकेट्स के पास होती है स्किल, क्या उनके पास लॉ की डिग्री होती है और वो एनरोल्ड होते हैं बार काउंसिल में, तभी वो जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है तभी वो अपनी वकालत स्टार्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि लॉ की डिग्री है और वो डॉक्टर बन गए हैं, ऐसा नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो बंदा जॉब के लिए जाता है, जो भी व्यक्ति जॉब के लिए जाता है, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देती है कंपनी कि आप अब से ज्वाइन कर सकते हैं, एक कोई डेट देती है, और सर्विस का एग्रीमेंट होता है कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये आपको फुलफ़िल करनी होगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है कि मैं इन्हीं टर्म्स और कंडीशंस पे वर्क करूँगा या फिर वर्क करवाएंगे, अदरवाइज़ वो सब वहाँ पे वो लोग वर्क नहीं करेंगे या फिर उनसे वर्क नहीं करवाएंगे अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मैच नहीं होती हैं, नहीं करना चाहते हैं। सेकंड आता है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क किस बिजनेस में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को बेचना, खरीदना, ये सब चीज़ें ही होती हैं पब्लिक में। प्रोफेशन में क्या होता है, एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विसेज कैसी, जो इंटेंजिबल होती हैं। एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्म करते हैं वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको ये वर्क करना होगा, उनका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाता है या फिर वर्क डेजिनेशन उनकी डिसाइड हो जाती है कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट में। थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, स्कूल ड्रॉप आउट है तो भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास वो प्रोफेशनल डिग्री होनी ही चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस अपनी प्रोवाइड करनी है तो आपके पास वो प्रोफेशनल डिग्री होनी ही होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की अपनी ही रिक्वायरमेंट होती है कि ये डेजिनेशन यहाँ पे वैकेंट है, इसके लिए बीटेक वाला पर्सन चाहिए या फिर बीसीए वाला चाहिए, बीबीए वाला चाहिए। उनकी अपनी एक वैकेंसी होती है, उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में प्रॉफिट जो मिलता है वही रिवार्ड होता है कि आप जो आपकी कॉस्ट आई है वो 5 रुपीज़ की आई है और आपने उसको सेल करा है 10 रुपीज़ का, तो वो 5 रुपीज़ आपकी प्रॉफिट हो गया। प्रोफेशन में क्या होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो प्रोफेशनल फ़ी चार्ज करते हैं, वही उनकी रिवॉर्ड होता है। और एम्प्लॉयमेंट में एक जैसे जो सर्विस एग्रीमेंट होता है उसमें ही सैलरी डिसाइड हो जाती है कि आपको इतनी सैलरी पे आप वर्क करेंगे, तो सैलरी और वेजेस मिलती हैं। लास्ट पॉइंट है रिस्क। बिज़नेस में रिस्क ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा इन फ्यूचर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिज़नेस में कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क एज इज़ प्रेजेंट। रिस्क होता ही होता है, प्रॉफिट अनसर्टेन होते हैं, नहीं पता होता। और प्रोफेशन में क्या होता है, फ़ी इज़ जनरली रेगुलर। फ़ी तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो चार्ज करते ही हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो उसकी इतनी फ़ीस लगेगी, या फिर आपको कॉपीराइट लेना है तो उसकी एक फ़ीस, तो मतलब एक पर्टिकुलर फ़ी डिसाइड होती है पहले से ही। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। मतलब एक रेगुलर पे आप इतना काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलनी ही मिलनी है, वो आपकी फ़िक्स है। और बाकी आपके इंक्रीमेंट्स जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ आपके इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं होता है किसमें, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। बट बिजनेस में अनडाउटेडली रिस्क होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।
Please like, share and subscribe. Thank you so much.